बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में जो 28 दिसंबर 2022 को हुआ था। हमने सीडीपी और मैथ की बात कर ली थी। आज हम हिंदी के प्रीवियस ईयर की बात करेंगे। इससे पहले मैंने सीडीपी के क्वेश्चंस करा दिए हैं, ईवीएस के क्वेश्चन करा दिए हैं और मैथ के क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस करा चुके हैं और हिंदी कराएंगे, इसके बाद इंग्लिश करा देंगे। इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 हो जाएंगे। ठीक है, हमारी हिंदी में सबसे पहले गद्यांश आता है, उसको पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारा गद्यांश कह रहा है कि सैकड़ों सालों से सिंध के रेगिस्तान में ईंटों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। सैकड़ों सालों से क्या हुआ था कि जो सिंध का रेगिस्तान में था उसमें ईंटों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। आज ये जगह कहाँ है? पाकिस्तान में है। वहाँ के लोग इसे मोहनजोदड़ो बुलाते हैं। मोहनजोदड़ो यानी का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा द माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला। इंग्लिश में भी याद रखना क्योंकि पूछ लेता है द माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, तब किसे पता था कि कभी यहाँ भारत की सबसे पुरानी सभ्यता बसती थी। लोगों ने इसे ईंटों से अपने घर बनाए। लोगों ने क्या किया? इन ईंटों से क्या बनाया? अपने घर बनाए। और लोगों ने 19वीं सदी में रेलवे लाइन बनाने के लिए 2 अंग्रेज इंजीनियर इन ईंटों को भर भर कर ले गए। जल्दी ही इन 4000 साल पुरानी ईंटों पर लाहौर से कराची जाने वाली रेलगाड़ियां दौड़ने लगी। सिंधु घाटी सभ्यता के शेरों की खोज से भारत का इतिहास 2000 साल से ज़्यादा पीछे चला गया। खुदाई में मिले इन शहरों को देखकर हैरानी हुई कि सभी शहर बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। प्रमुख सड़कें जैसी थी सीधी बनी थी। सभी घरों के डिजाइन कैसे थे? एक जैसे थे। बीच में खुला हुआ आंगन था और उसके चारों ओर क्या थे? कमरे थे। शहर के एक सिरे पर 4 दीवारी थी जिसमें शायद राजा रहता होगा और इतिहासकार इसे सीटाडेल के नाम से जानते थे। किस नाम से? सीटाडेल। सभी घरों की ईंटों का साइज कैसा था? बराबर था, 1 गुणे 28 सेंटीमीटर। और सभी शहरों की दीवारों की ईंटों का साइज कितना था? 10 गुणे 20 गुणे 40, ठीक है, सेंटीमीटर था। शहर एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे थे और यहाँ नालियों की बढ़िया व्यवस्था थी। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सैकड़ों सालों से सिंध के रेगिस्तान में ईंटों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। लोग उसे क्या पुकारते थे? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। आपको क्या करना है? जो हमने आपको ये गद्यांश पढ़ के सुनाया ना, इसी में से इसके आंसर देने हैं। तो हमने अभी आपको बताया था, पूरा गद्यांश पढ़ के सुनाया था। लोग इसे क्या पुकारते थे? तो यहाँ के लोग इसे मोहनजोदड़ो बुलाते थे। क्या बुलाते थे? मोहनजोदड़ो। काफी इजी होता है, बस आपको आंसर देने होते हैं इसमें से क्वेश्चन को पढ़कर। तो इसमें से क्या बुलाते थे? तो बुलाते थे मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी और हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और कालीबंगा की खोज 1954 में अमलानंद घोष ने की थी। ये भी याद रखना, रीट के एग्जाम में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सभी प्रीवियस ईयर के पेपरों में, तो ये सभी अच्छे से याद कर लेना। व्याख्या कह रही है कि सैकड़ों सालों से सिंध के रेगिस्तान में ईंटों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था और लोग इसे मोहनजोदड़ो के नाम से पुकारते थे। हड़प्पा पूर्वी पाकिस्तान के पंजाब में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है और लोथल भारत के कौन से राज्य में है? गुजरात में है, पुरातात्विक स्थल है। जबकि कालीबंगा राजस्थान में है। तो ये भी पूछ लेगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। कहाँ स्थित है? वर्तमान में पाकिस्तान में। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में। किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी। और कहाँ स्थित है? पूर्वी पाकिस्तान में। लोथल कौन सी नदी के तट पर स्थित है? भोगवा। और कहाँ स्थित है? गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में स्थित। 1954 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की ईंटों से किस रेल मार्ग का निर्माण किया? ऑप्शन ए है सिंध से हिंद तक, ऑप्शन बी है सिंध से कराची तक, ऑप्शन सी है कराची से लाहौर तक और ऑप्शन डी है लाहौर से अटारी तक। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कराची से लाहौर तक। मोहनजोदड़ो की ईंटों से कराची से लाहौर तक के रेल मार्ग का निर्माण किया गया था। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि मोहनजोदड़ो की ईंटों से 19वीं सदी में रेल मार्ग बनाया गया। ये रेल मार्ग कराची से लाहौर तक बनाया गया था। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो
जोड़ों की ईंटें कितनी पुरानी थी? ऑप्शन ए 400 वर्ष, ऑप्शन बी है 4 लाख वर्ष, ऑप्शन सी है 4000 वर्ष, ऑप्शन डी है 2000 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4000 वर्ष। मोहनजोदड़ो की ईंटें 4000 वर्ष पुरानी हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त ईंटें 4000 वर्ष पुरानी ईंटें थीं। इन्हीं ईंटों की सहायता से वहां के लोगों ने अपने घर कराची से लाहौर तक के रेल मार्ग का निर्माण किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुदाई में मिले दो सबसे बड़े शहरों को देखकर आश्चर्य क्यों हुआ? ऑप्शन ए था कि वे दोनों बहुत सुंदर थे, ऑप्शन बी था वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, ऑप्शन सी था वे दोनों एक दूसरे से सटे हुए थे, ऑप्शन डी था वे दोनों एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। ठीक है, खुदाई में जो हमें मिले थे बड़े से शहर, उन्हें देखकर हमें आश्चर्य इसलिए हुआ कि वे दोनों शहर जो थे वो दोनों एक जैसे भी दिखते थे। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि गद्यांश के अनुसार मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त दो बड़े शहरों को देखकर आश्चर्य हुआ था, क्योंकि ये दोनों शहर बिल्कुल एक जैसे ही दिखते थे। इन शहरों में बने सभी घरों की डिजाइन कैसी थी? एक जैसी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहासकार सीटाडेल किसे कहते थे? तो मैंने कहा था आपको गद्यांश सही से पढ़ना है, सारे क्वेश्चन गद्यांश से ही पूछे जाएंगे। तो हमने देखा था कि इतिहासकार जो थे वो सीटाडेल किसे कहते थे। ऑप्शन ए था शहर के एक कोने पर बनी चार दीवारी को, ऑप्शन बी था शहर में बने घरों को, ऑप्शन सी था मिट्टी से बनी ईंटों को, और ऑप्शन डी था नगर व्यवस्था को। तो हमने देखा था कि हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि शहर के एक कोने में बनी जो चार दीवारी थी उसे हम क्या कहते थे? सीटाडेल कहते थे। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि एक कोने में बनी शहर की बड़ी चार दीवारी को इतिहासकार सीटाडेल कहते थे, और इस चार दीवारी में संभवतः राजा जो था वो निवास करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इन दोनों नगरों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है कि सभी घरों की ईंटों का आकार समान था, ऑप्शन बी है कि सभी शहरों की ईंटों का आकार समान था, ऑप्शन सी था सभी शहरों के घरों की संरचना समान थी, और ऑप्शन डी था सभी शहरों की नालियों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो बताइए कौन सी विशेषता इन दोनों नगरों से संबंधित नहीं है, नहीं पूछी है। तो हमने देखा कि सभी घरों की ईंटों का आकार समान था, तो ये तो हो जाएगी। सभी शहरों की दीवारों का ईंटों का समान था, ये भी सही था। संरचना भी कैसी थी? समान थी, ये भी सही था। और ये नालियों की व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इसने कह दिया है कि अच्छी नहीं है, तो यही आंसर सही हो जाएगा क्योंकि हमसे गलत ही पूछा है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि सभी शहरों की नालियों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। मोहनजोदड़ो की सभ्यता के विकास में ये कथन असंगत है, यानी कि गलत है, क्योंकि सभी शहर में जो घड़ी की ईंटों थी उनका आकार समान था, समान उनकी संरचना थी, शहर में नालियों की व्यवस्था भी अच्छी और सुव्यवस्थित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आगत शब्द है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि विदेशी कौन से शब्द है, हिंदी कौन से शब्द है, देशज, आगत, तत्सम, तद्भव, तो ये सब याद करके जाना। तो बताइए इसमें से आगत पूछा है तो वो कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए है रेलवे लाइन, ऑप्शन बी है सभ्यता, ऑप्शन सी है भारतीय, ऑप्शन डी है इतिहासकार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेलवे लाइन। जो आगत शब्द है वो रेलवे लाइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि प्रश्नागत शब्दों में रेलवे लाइन जो है वो आगत शब्द है। यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आगत कैसा शब्द है? इंग्लिश का शब्द है। आगत शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विदेशी भाषा से ग्रहण कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। आगत शब्द कैसे होते हैं? वे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आकर प्रयोग कर लिए जाते हैं उन्हें हम क्या शब्द कहते हैं? आगत शब्द। सभ्यता, भारतीय और इतिहास की सभी भारतीय भाषाओं के शब्द हैं। सभ्यता, भारतीय और इतिहास ये सभी कैसी भाषाओं के शब्द हैं? भारतीय भाषाओं के, जिनमें सभ्यता तत्सम शब्द है। पूछ लेगा कि सभ्यता कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, आगत, विदेशज। तो सभ्यता एक तत्सम शब्द है। भारतीय तत्सम और इतिहास भी जो है वो तत्सम शब्द हैं। ठीक है, ये सभी कैसे शब्द हैं? तत्सम। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चार दीवारी में समास है, तो समास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद कर लेना। समास है और आपका आगत है, विदेशज है, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है द्विगु, ऑप्शन बी है द्वंद, ऑप्शन सी है कर्मधाराएं, और ऑप्शन डी अविर्भाव। तो चार दीवारी का मतलब होता है चार दीवारों का समूह। तो हमारे इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्विगु समास। वे समास जिसमें संख्या शब्द होते हैं वो हो जाते हैं द्विगु समास। तो चार दीवारी में चार दीवारों का समूह संख्या
संख्यारहित तो द्विगु समास है। द्वंद्व में दोनों एक दूसरे जैसे होते हैं या फिर विलोम होते हैं, जैसे माता पिता, दिन रात। और अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होता है और कर्मधारय समास में जो होता है विशेषण विशेष जैसा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है चार दीवारी में कैसा समास है? द्विगु समास, क्योंकि जिस शब्द में पहला पद कैसा होता है? संख्याबोधक, वहाँ कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं या फिर विलोम होते हैं, जैसे कि माता पिता और सुबह शाम, दिन रात। ठीक है, जब शब्द का विग्रह किया जाता है तो दोनों पदों के बीच में और अथवा या और इत्यादि जो शब्दों का प्रयोग होता है, किसमें? द्वंद्व समास में, जैसे माता और पिता, दिन, सुबह या शाम, दिन और रात। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद में विशेषण और विशेष होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया लिंग वचन समान होते हैं, वहां पे कर्म धाराएं होता है। और अव्ययभाव समास में जो होता है उसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। इसमें पहला पद कैसा होता है? उपसर्ग होता है, जैसे प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, यथा विधि, यथा प्लस विधि, यथा क्रम, यथा प्लस क्रम, आ जन्म, आ प्लस जन्म। तो ये इसमें क्या है? पहला पद उपसर्ग है और अव्यय है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, व्याख्या काफी इंपॉर्टेंट है। व्याख्या से आपको समझ में आता है, व्याख्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मन को प्रसन्नता प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन ए है कोयले की मधुर वाणी, कोयल की मधुर वाणी। ऑप्शन बी है रंग बिरंगे फूल। ऑप्शन सी है मोरों का नृत्य और ऑप्शन डी है मशीनों की ध्वनि। तो बताइए इसमें से हमें मन को प्रसन्नता कौन नहीं प्रदान करेगा? तो कोयल की मधुर वाणी तो प्रसन्नता प्रदान करेगी, हमें अच्छा लगेगा तो कोयल बोलेगी। रंग बिरंगे फूलों को देखकर भी हमें अच्छा लगता है। मोरों का नृत्य जब हम देखते हैं तब भी हमारे मन को अच्छा लगता है। लेकिन मशीनों की ध्वनि जब हमारे कानों में जाती है तो बहुत ही गंदा लगता है। हमें कहते हैं मशीनों की ध्वनि हमारे कानों को क्षति पहुंचाती है। ठीक है, तो मन को प्रसन्नता कौन नहीं प्रदान करता है? तो मशीनों की ध्वनि। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम व्याख्या देख लेते हैं। मशीनों की ध्वनि हमारे मन को प्रसन्नता प्रदान नहीं करती है, किंतु कोयले की मधुर वाणी, रंग बिरंगे फूल, मोरों का नृत्य, ये सब हम प्राकृतिक सुंदरता को जब देखते हैं तो हमारे मन में जो अपार शांति और प्रसन्नता होती है तो वह हमारे मन में उत्पन्न होती है। वो तो आप समझ ही सकते हैं, आपके माइंड के ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस चीज़ों का पसंद है, किस चीज़ों का नहीं। तो मशीनों की ध्वनि तो किसी को भी पसंद नहीं होगी ना। आधुनिकीकरण की दौड़ में आज हम प्राकृतिक उपादानों को छोड़ कोई अपना चरम लक्ष्य बना चुके हैं। अर्थोपार्जन मतलब अर्थ को अर्जित करना है, नहीं अर्थ मतलब पैसों को अर्जित करना हमारा परम लक्ष्य बन चुका है। और जो प्राकृतिक चीज़ें उन्हें हम छोड़, जैसे कि पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, पेड़ों को उखाड़ रहे हैं, उनकी जगह पे हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनवा रहे हैं, जल को गंदा कर रहे हैं। तो ये सब हमने क्यों किया है? पैसों को अर्जित करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा फिर से एक गद्यांश आता है, उसको हमें पढ़ना होता है, उसके विकल्प के उत्तर देने होते हैं। हिंदी आपकी बहुत ईजी आती है, आप चाहें तो 30 में से 30 ला सकते हैं हिंदी में, क्योंकि 15 नंबर की हिंदी होती है जिसमें से आपके 2 गद्यांश आते हैं और बाकी उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ईजी आती है। अगर आप चाहें तो 15 नंबर आपके कहीं नहीं जा सकते हैं। फिर 15 नंबर की पेडागोजी आती है, वो भी बिल्कुल हार्ड नहीं आती है। अगर आप सारी प्रीवियस ईयर देख कर जाएंगे तो पेडागोजी का आंसर ईजिली दे पाएंगे। तो आप ये दुनिया भर की संधि विच्छेद और ये पर्यायवाची इन सबको रटने मत लग जाना, देख लीजिए पहले क्या आता है हिंदी के एग्जाम में। ठीक है, सीटेट के प्रीवियस ईयर का हिंदी का पेपर बहुत ही ईजी होता है, इस तरह से मतलब पेपर आते हैं। तो 15 नंबर पेडागोजी, 15 नंबर हिंदी के, जिसमें से गद्यांश वगैरह के आंसर आपको गद्यांश में से देखकर देने होते हैं, बहुत ही ईजी होता है, तो आप इजिली ला सकते हैं। तो हम देख लेते हैं हमारे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरे गद्यांश कह रहा है कि, मेरी व्याख्या कह रही है कि कोयले की कुहू कुहू, मोरों का नृत्य, मेघों की प्रतिछाया में उड़ती बगुलों की पंक्तियां, शरद ऋतु का निरभ्र गगन, वसंत ऋतु में लहराते पत्ते और अनेक रंगों की छटा बिखेरते पुष्प, भंवरों की गुनगुन, सभी हमारे मन प्राणों को पुलकित कर देते हैं। परंतु दुख की बात है कि आज इस बुद्धिवादी युग में हम प्रकृति से दूर हटते जा रहे हैं। हर तरफ भाग दौड़, अर्थलिप्सा, कार्य व्यग्रता, संकीर्णता आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण हम कभी खुले आसमान की ओर ताकने का समय ही नहीं निकाल पाते। यद्यप प्रकृति की विविध दृश्यावली से परिपूर्ण हमारा देश भारत संसार भर में प्रसिद्ध है, तथापि प्रदर्शन हेतु पर्वतीय प्रदेशों की सैर से प्रकृति का आनंद हम पाते। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थलों पर भी हम सांसारिकता में उलझे और पिकनिक का मजा लेते अपना समय यूं ही गवा देते हैं।
गवा बैठते हैं। तो बताइए गद्यांश के अनुसार संसार में प्रसिद्ध है देश के लिए। ऑप्शन ए है तरह तरह के दृश्यों, ऑप्शन बी है अनेकता में एकता, ऑप्शन सी है भाषाई विविधता, ऑप्शन डी है धार्मिक विविधता। तो बताइए हमारे इस गद्यांश के अनुसार आपको ये नहीं बताना है कि आपके अनुसार क्या है, तो बताना इस गद्यांश के अनुसार पहले ही देता है कि संसार में प्रसिद्ध है किसके लिए। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए तरह तरह के दृश्य। हमारे पहले ही बता दिया गया था ना कि तरह तरह के दृश्यों के लिए संसार में प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि गद्यांश के अनुसार हमारा भारत देश संसार में तरह तरह के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति से दूर जाने का कारण नहीं है। ऑप्शन ए है धन कमाने की चाह, ऑप्शन बी है कार्य करने की जल्दी, ऑप्शन सी है आपसी प्रतियोगिता, ऑप्शन डी है संध्या समय आकाश को निहारना। आपको बताया गया था कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इसके कई कारण बताए थे, तो उसमें से कौन सा कारण नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी संध्या समय आकाश को निहारना। क्योंकि जब हमारे अंदर धन कमाने की चाह होती है तो हम प्रकृति से कैसे चले जाते हैं दूर। कार्य करने की जब हमें जल्दी होती है तब भी हम प्रकृति से कैसे खो जाते हैं दूर। आपस में प्रतियोगिता करते हैं तब भी हम कैसे हो जाते हैं प्रकृति से दूर। लेकिन शाम के समय जब हम आकाश को निहारते हैं और उसकी खूबसूरती को देखते हैं तो हम प्रकृति से दूर नहीं जाते हैं, हम प्रकृति के पास चले जाते हैं। तो इसने पूछा था प्रकृति से दूर जाने का कारण नहीं है, तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा सही, क्योंकि हमसे गलत पूछा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रही है कि संध्या समय आकाश को निहारना प्रकृति से दूर जाने का कारण बिल्कुल नहीं है। अभी तो धन के कमाने की जो इच्छा होती है, कार्य करने की जल्दी होती है, आपस में प्रतियोगिता होती है और अपने को दूसरे से अच्छा साबित करने का जो दृढ़ होता है वो हमें प्रकृति से कैसे ले जाता है, दूर ले जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलाहल भरा वातावरण, यानी कि कोलाहल का मतलब होता है शोर शराबे से भरा वातावरण, जहाँ काफ़ी लोग होते हों। महानगरों की व्यस्तता, यानी महानगरों में जब जैसे दिल्ली है, मुंबई है, वहाँ सब एक दूसरे से बोलते तक नहीं है, किसी के पास टाइम ही नहीं होता है, पूरे दिन अपना काम करते हैं, शाम को सो जाते हैं। एक दूसरे की हाल चाल पूछने का किसी के पास समय नहीं है, अपने पड़ोसियों के बारे में भी उन्हें कुछ नहीं पता होता। उसे कहते हैं महानगरों की व्यस्तता, संकीर्णता आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण हम कभी खुले आसमान की ओर ताकने का समय ही नहीं निकाल पाते। तो बाकी का भाव है क्या? ऑप्शन ए है कि महानगरीय व्यस्तताओं के कारण हम आसमान के नीचे नहीं बैठ पाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि महानगरों में गगनचुंबी इमारतों के कारण खुला आसमान दिखाई नहीं देता है। ये तो गलत हो जाएगा, क्यों नहीं दिखाई देता है। तीसरा कह रहा है कि महानगरीय व्यस्तताओं और शोर भरे वातावरण के कारण हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। हाँ, हो सकता है। और चौथा कह रहा है कि महानगरीय व्यवस्थाओं के बावजूद हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय निकाल पाते हैं। तो ये भी नहीं है, क्योंकि निकाल ही नहीं पाते थे। सही आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। हमने देखा था कि महानगर में इतनी व्यस्तता थी और शोर भरा वातावरण था कि हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय ही नहीं निकाल पाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि महानगर में इतनी व्यस्तता है और शोर भरा वातावरण है कि हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, और यही हमारे प्रश्न का मूल भाव है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति की ओर संकेत करने वाले शब्द नहीं हैं। वे शब्द जो प्रकृति की ओर संकेत नहीं करते हैं, नहीं पूछा है, वो कौन से हैं? ऑप्शन ए है शरद ऋतु, ऑप्शन बी है बिखरते पुष्प, ऑप्शन सी है खुला आसमान, ऑप्शन डी है कलपुर्जे। अब आपने अगर कभी भी नहीं पढ़ा होगा तब भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्यों? अब आपसे यही पूछ रहा है कि प्रकृति की ओर कौन से शब्द संकेत नहीं करते हैं। शरद ऋतु, ऋतु कैसी है? शरद वाली, यानी कि ठंड वाली ऋतु, तो ये प्रकृति की बात कर रहा है। पुष्प बिखरते, यानी कि बिखरते पुष्प, पुष्प कैसे है? बिखर रहे हैं, तो ये भी प्रकृति की बात कर रहा है। खुला आसमान, ये भी हमारी प्रकृति में ही आ रहा है, तो खुला हुआ आसमान तो कैसा करता है? प्रकृति की। लेकिन जो कलपुर्जे होते हैं वो हमारी प्रकृति की बात नहीं करते हैं। और हमसे यही पूछा है कि प्रकृति की ओर कौन से संकेत करने वाले शब्द नहीं है, तो कलपुर्जे सही आंसर हो जाएगा। जबकि शरद ऋतु, बिखरते पुष्प, खुला आसमान, ये सभी हमारी प्रकृति की ओर संकेत करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि
कल पुर्जे प्रकृति की ओर संकेत नहीं करते हैं, अब तो ये शब्द किसी मशीन की ओर संकेत करते हैं। हाँ, इनके शब्द जब हम सुनते हैं कि कल पुर्जे तो हमें शाब्दिक अर्थ लग जाता है कि मशीन की बात कर रहा होगा। जबकि शरद ऋतु, बिखरते पुष्प, खुला आसमान, चिड़ियों की चहचहाट, मयूरों का नृत्य, ये सभी प्रकृति की ओर संकेत करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाग दौड़ में समास है। देख लीजिए किस तरह से समास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए भाग दौड़ में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास, ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। मैंने आपको बताया था ना समासों के बारे में। द्विगु समास वह समास होता है जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। भाग दौड़ में कोई भी पद संख्यावाची नहीं है तो ये नहीं होगा। द्वंद्व समास में क्या था कि एक जैसे थे, विलोम थे और सामने जो होता था ये वाला शब्द लगता था। साथ ही समानार्थी शब्द के अतिरिक्त इसमें और अथवा भी लगता है, जैसे भाग और दौड़। और भाग दौड़ तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है। और कर्मधारय समास में आपके क्या होना था, कर्मधारय समास में आपका विशेषण विशेष्य होना था, तो वो भी नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा कि भाग दौड़ में द्वंद्व समास है, क्योंकि इस द्वंद्व समास में दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान। जैसे कि माता पिता, सुबह शाम, रात दिन, दोनों की प्रधानता होती है। एक दूसरे से कोई भी बड़ा नहीं होता, दोनों एक समान होते हैं। और विग्रह करने पर हमें और, या और अथवा जैसे शब्द मिल जाते हैं, जैसे भाग और दौड़ भाग, या दौड़ भाग अथवा दौड़। ठीक है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। और कर्मधारय समास में दोनों पद कैसे होते हैं, विशेषण और विशेष्य के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदर्शन में उपसर्ग है। आपने पहले भी देखा था कि समास और उपसर्ग के क्वेश्चन आए थे और दूसरे गद्यांश में भी उपसर्ग और समास के क्वेश्चन आते हैं। तो उपसर्ग और समास को देखकर जाना। उपसर्ग और समास काफी इजी हुई, आपको इजीली याद हो जाएगा। उपसर्ग होता है, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जिसमें किसी शब्द के पहले शब्दों को लगाकर हम उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो बताइए प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन बी है प्रा, ऑप्शन सी है प्रद, ऑप्शन डी है दर्शन। तो पहले लगाना है तो आपने प्रा प्लस दर्शन हो सकता है। इसमें जो हो सकता है वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी प्रा हो जाएगा, क्योंकि ना तो लास्ट में है तो ये हमारा क्या होगा, प्रत्यय होगा, ना कि उपसर्ग। दर्शन भी नहीं होगा, प्रद भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रा प्लस दर्शन बराबर प्रदर्शन। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि प्रदर्शन शब्द में प्रा उपसर्ग है। उपसर्ग क्या से शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के किस में जोड़ते हैं, प्रारंभ में, और प्रारंभ में जोड़कर विशेषता को ला देते हैं। उपसर्ग दो शब्दों उप प्लस सर्ग से मिलकर बना होता है और हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग अलग अलग भाषाओं के होते हैं, जिसमें संस्कृत के 19 होते हैं, हिंदी के 10 होते हैं, उर्दू के 12। इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो याद रखना, संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं, 19, हिंदी के कितने होते हैं, 10, और उर्दू के कितने होते हैं, 12। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा हिंदी का प्रीवियस ईयर का पेपर जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। 15 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन हिंदी के पेडागोजी के। हिंदी के करा दिए, पेडागोजी के हम आपके कल लेकर आएंगे, फिर इसकी मैराथन लेकर आएंगे और सारे प्रीवियस ईयर को एक साथ भी लेकर आएंगे। अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 8 बजे देखा कीजिए, अगर जूनियर की कर रहे हैं तो रात के 8 बजे देखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट फर्स्ट में आंसर दिया कीजिए। स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। यू होप यू लाइक दिस वीडियो। पे लाइक कर दें, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय।